पाकिस्तान इज अ नेशन दैट इज अप फॉर सेल। उसके माथे पे सेल का ठप्पा लगा हुआ है, 90% डिस्काउंट। वो मुल्क बिकने के लिए तैयार है। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया, काफिर काफिर शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे, इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे? कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो ये है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलके इतनी औकात नहीं है। आप रेप्स ले लीजिए, आप बच्चाबाजी ले लीजिए, आप कुछ ले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ फैमिली चैनल, बट ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की वीक लिंक इनके मौलवी हैं, जो मस्जिदों के मेंबर पे बैठे ना, वो लोग, दे आर पाकिस्तान। यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए कोई ना कोई आपस में वाजिबुल कत्ल है इनका। सबको मार डालो, उनकी फिलॉसफी यही है, और कर ही रहे हैं। सबको निपटा दो, लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा, बस वही पाकिस्तान में अकेला एक दीवाना जुनूनी की तरह फिरेगा, बाकी सब, बिकॉज दैट इज द मॉडल दैट दे हैव क्रिएटेड। आपने एक एरियन थ्योरी बनाई कि एरियंस आए थे, आपने एक ड्रेविडियन थ्योरी बनाई, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। तो आपने इसका फायदा, ये नहीं कि पाकिस्तान ने शुरू करा है, ये नहीं कह रहा मैं कि पाकिस्तान ने शुरू करा है, ये जो थ्योरी थी ये पाकिस्तान के जन्म होने से पहले की थी, ये पूरी एरियन थ्योरी और ये सब ड्रेविडियन और नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें भी यही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और किस तरीके से हम पाकिस्तान के जो दरार हैं उनकी सोसाइटी में, आज मैं ये बताऊंगा उनकी कौन कौन सी दरार हैं, और आज मैं ये बताऊंगा कि भारत किस तरीके से इन फॉल्ट लाइंस का, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक और उनकी राजनीतिक दरारों का हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले आपके पास वो वीडियोस पहुंचे जब डिफेंसिव ऑफेंस उनको रिलीज करे। जय हिंद। वैभव, जिसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं, यानी कि दरारें जो होती हैं किसी भी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान है, हमारी फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो रंग के नाम पे हो, चाहे वो जबान के नाम पे हो, पाकिस्तान कोशिश करता है फायदा उठाने की। अब उदाहरण के लिए, एक हवा में बिना किसी बेस के, बिना किसी वजूद के, पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट शुरू कर दी और बोला कि तुम्हें दबाया जा रहा है, यहां पे भिंडरावाले को खड़ा कर दिया। तो आपने धर्म के नाम पे एक मूवमेंट शुरू कर दी। कश्मीर क्या है? कश्मीर इज बेसिकली इस्लामिक टेररिज्म। पर आपको लोगों को पहले बोलना पड़ेगा ना कि साहब आपके साथ गलत हुआ है। यू हैव टू टेल पीपल। और ये बात ह्यूमन बींग्स, वेदर इट्स हिंदू, वेदर इट्स मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, अगर आप किसी को ये बोलेंगे तुम विक्टिम हो, विक्टिम हो, विक्टिम हो, वो मान जाएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, मैं बेचारा, मेरे साथ बुरा हुआ है, राइट? अब कश्मीर में क्या उन्होंने बताया कि साहब आपने शेर कश्मीर, जो फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, शेख अब्दुल्ला, उनको आपने जेल में डाल दिया, और आपने 1987 का जो इलेक्शन था, जिसमें ये सैयद सलाउद्दीन भी लड़ा था ना अमीरा कतल से, आपने वो इलेक्शन फिक्स कर दिया। इसलिए कश्मीर में टेररिज्म शुरू हो गई, जिसको ये लोग फ्रीडम मूवमेंट भी कुछ लोग बोल देते हैं। अगर कोई कश्मीरियों से ये पूछे कि इंडिया में टीएन सेशन के आने से पहले, जो इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन, उनके आने से पहले, ईवीएम आने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले कितने इलेक्शन फिक्स हुए थे? कश्मीर में तो कुछ फिक्स नहीं हुआ। कश्मीर में क्या चुनाव, क्या पॉलिटिक्स, कितनी लोकसभा सीटें थी इनकी? 3 ना, अब तो लद्दाख अलग हो गया, अब तो 2 ही रह गई मेरे हिसाब से। क्या पॉलिटिक्स है वहां पे? आज की तारीख में 70 लाख लोग हैं। मतलब व्हाट इज इट, व्हाट पॉलिटिक्स दे आर टॉकिंग अबाउट? क्या इलेक्शन फिक्सिंग? भाई इलेक्शन फिक्सिंग होती थी बिहार और यूपी में, जब दबंग आते थे 315 और 12 बोर लेके जीपों में भर के और मोटरसाइकिल्स में भर भर के आते थे,
और बूथ के ऊपर हथियार रखते थे और बोलते थे यहां पे वोट पड़ेगा। एक डाकू था यूपी में, चंबल का था वो काफी, उसका नाम था ददुआ। तो ददुआ डाकू था, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में कुछ जो हुर्रियत पसंद लोग हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, साहब यहां पे बड़ा इंटरफेयर करा, ये हिंदुस्तान में हर स्टेट में हुआ है। तो वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए ददुआ कैनवासिंग कर रहा था, कैंपेनिंग कर रहा था। तो ददुआ कहता है डकैत कि मुहर लगेगी हाथी पे, वरना गोली खाओगे छाती पे और लाश मिलेगी घाटी पे। ये उनका इलेक्शन स्लोगन था, बिकॉज भाई डकैत थे, लोग डरते थे ददुआ से। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है वैभव कि ये हिंदुस्तान में हर जगह हुआ, लेकिन आपने किसी को बोला कि साहब आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने 4-5 बार बोला, 100 बार बोला, 500 बार बोला, 1000 बार बोला, बंदा कन्विंस हो गया, राइट। आपने एक एरियन थ्योरी बनाई कि एरियंस आए थे, आपने एक द्रविडियन थ्योरी बनाई, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। तो आपने इसका फायदा, ये नहीं कि पाकिस्तान ने शुरू करा है, ये नहीं कह रहा मैं कि पाकिस्तान ने शुरू करा है, ये जो थ्योरी थी ये पाकिस्तान के जन्म होने से पहले की थी, ये पूरी एरियन थ्योरी और ये सब द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, राइट, इसने फायदा उठाया। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें भी यही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और किस तरीके से हम पाकिस्तान के जो दरार हैं उनकी सोसाइटी में, आज मैं ये बताऊंगा उनकी कौन कौन सी दरार हैं, और आज मैं ये बताऊंगा कि भारत किस तरीके से इन फॉल्ट लाइंस का, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक और उनकी राजनीतिक दरारों का हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। पहली बात, पाकिस्तान में सब लोग कहते हैं कि साहब ये तो पूरे आलम इस्लाम में है ना, शिया सुन्नी का, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर बलूचिस्तान के बारे में भी लोग बात करते हैं, सिंधु देश के बारे में बात करते हैं लोग, पश्तूनिस्तान के बारे में बात करते हैं, सराइकी इलाके जनूबी पंजाब के बारे, ये सब है एक बातें। हमें रिलीजियस स्ट्रक्चर और एथनिक स्ट्राइफ पाकिस्तान की समझनी पड़ेगी कि है क्या पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितने देवबंदी हैं और कितने बरेलवी हैं, with Barelvis being the majority sect in Pakistan, right? फिर आपके शिया और सुन्नी कितने हैं टोटल? फिर शियाओं में आपके सेवेनर्स कौन हैं, आपके 12वर्स कौन हैं, आपके इस्माइलीज कौन हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अहले हदीस कौन है, और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट। जैसे कि भुट्टो खानदान लड़काना का है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसमें फॉल्ट लाइन कहां पे है। तो एक मैप आप बनाइए पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान का बताइए कि उसमें अहले हदीस कितने हैं, जो कि बहुत कम है वहां पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। उसमें शिया कितने हैं, उसमें सुन्नी कितने हैं, और सबसे बड़ा गैप जो है वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वैभव इज बिटवीन बरेलवीज एंड देवबंदीज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम? अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में ऐसा कोई फसाद तो सामने नहीं आया कि आप बोल रहे हैं साहब देवबंदी और बरेलवियों के बीच में बड़ा कुछ वहां पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? कोई ऐसा हमें सुनने को तो नहीं आया कि साहब हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में मारकाट हुई हो। नहीं, पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल है। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो ये है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलके इतनी औकात नहीं है जितना मुसलमानों ने मुसलमानों का गला काटा है। अब आप ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा? वो आरएसएस का था या बजरंग दल का था, कि वो यहूदी था? कौन था जिन्होंने इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मारा? मैं मैदान करबला की बात कर रहा हूँ। करबला की जंग में जो मारे गए थे बच्चे, वो कौन थे? किसने उनके फैमिली मेंबर्स के गले काटे और उनके कटे हुए सरों को ठोकरें मारी? वो कौन थे? बाकी छोड़ दीजिए,
ईरान इराक की लड़ाई, और बाय द वे लोग ये ज़्यादा नहीं जानते, इराक इज़ अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। इराक में है मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 60+% शियाज हैं, सुन्नी नहीं है। उन ठीक है, राज सुन्नियों का रहा है ट्रेडिशनली वहाँ पे, लेकिन कायदे से तो शिया मेजॉरिटी कंट्री है वो। ईरान इराक की लड़ाई में जिसको शिया सुन्नी लड़ाई की तरह भी पोजीशन करा गया था, उसमें किस बात की मारकाट है? इस बात की मारकाट है जो कि कुरान शरीफ में लिखी नहीं है। उसी तरीके से जब कुरान शरीफ लिखी गई थी, या कुरान शरीफ जब जिसको कहते हैं नाजिल हुई थी आसमानी किताब, तो आप एक बात बताइए, किसी को पता था कि देवबंद कहाँ है और बरेली कहाँ है? नहीं था ना। तो अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर एक दूसरे का गला काट सकते हैं, तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं काट सकते? भाई जब इनको कुरान माननी ही नहीं है, जाहिल है ना, इनको माननी नहीं है, तो माननी नहीं तो ये भी मान लो, फिर तो कुछ भी मान लो। तो इनमें क्या करना चाहिए वैभव की, ज्यादा नहीं, अगर 3-4-5 करोड़ रुपए का बजट हो तो ये काम बन सकता है। अब कैसे होगा यह? आप इनके मौलवी हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी मौलवी जो हैं, और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो ऐसे ऐसे जुर्म में मुलव्विज़ हैं जिसमें आपको और मुझे बताने में, क्योंकि फैमिलीज़ भी देखती हैं ना ये चैनल हमारा, लेडीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट वी नो कि पाकिस्तान में मौलवियों की और जो मदरसे चलाते हैं और इमामों की क्या रेपुटेशन है पाकिस्तान में। सम ऑफ द मोस्ट क्रैश क्रिमिनल एलिमेंट्स आर फ्रॉम द क्लर्जी इन पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया में नहीं है ऐसा? इंडिया में नहीं है ऐसा। अगर आप देखें, इंडिया के मौलवियों में ये सब नहीं है गंदगी इतनी, एक आधा केस तो हर जगह निकल ही जाता है, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर से है ये। आप रेप्स ले लीजिए, आप बच्चाबाजी ले लीजिए, आप कुछ ले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ फैमिली चैनल, बट ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की वीक लिंक इनके मौलवी हैं, जो मस्जिदों के मेंबर पे बैठे ना, वो लोग, दे आर पाकिस्तान। यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। कभी भी देखना, आप पाकिस्तान को गाली दे दो, पाकिस्तानी एक बार झेल जाएगा। आप इस्लाम को कुछ नहीं कह सकते, और हम क्यों कहें इस्लाम को? भाई हमें नहीं कहना। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बट पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान डज नॉट रिस्पेक्ट एनी अदर रिलीजन। अच्छा, दे डोंट इवन रिस्पेक्ट इस्लाम। 2006 से लेकर, और इसी चैनल पे मैंने पहले भी बताया था, 2006 से लेकर 2016 सिर्फ कराची में 25,000 कत्ल हुए थे। 2006 और 2016 के बीच में कराची में 25,000 कत्ल हुए। मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान। इंडिया ने तो नहीं करा कुछ, कोई यहूदी तो नहीं आया, ना कोई वहां से ईसाई आया, ना जॉर्ज बुश ने कोई बम मार दिया, या ट्रंप ने कुछ अटैक करवा दिया। ये तो आप लोग आपस में एक ही दूसरे का गला काट रहे हैं ना। और क्योंकि वैभव हम पहले बता चुके हैं कि ये फैमिली चैनल है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मुहाजिरों की जो विमेन फोक थी उनके साथ क्या सुलूक किया गया है 5 कोर हेडक्वार्टर में, जो पाकिस्तानी आर्मी का 5 कोर जो कराची में है। अब सबको पता है कि बलोचों के खिलाफ क्या तशद्दुद हो रही है, राइट? बट लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता कि बलोच जो हैं वो बलोचिस्तान में खुद एक माइनॉरिटी हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि बिल्कुल पीसफुल मूवमेंट है, ये नहीं होता था अपने वो खुदाई खिदमतगार फ्रंटियर गांधी, जिनके ऊपर बहुत खुद पाकिस्तानियों ने तशद्दुद बड़ी करी थी, वो जब पाकिस्तान बना था क्रिएशन के बाद और ये सब हुआ था। फ्रंटियर गांधी बहुत बड़ा नाम है। देन इट इज़ ऑन द सेम पैटर्न, और यही वहाँ पे चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान जो हम लोग समझते हैं, और मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ, हमारी एक टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि बलूचिस्तान एक फॉल्ट लाइन है, जो कि है, पर बलूचिस्तान एक लैंडमास है, उसकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उसकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। लेकिन पाकिस्तान की जो इमीडिएट फॉल्ट लाइन्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर गली में फैली हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर मॉरल कैरेक्टर कहीं ख़राब है, वैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर का ऐसा ही मामला है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं मॉरल कैरेक्टर ख़राब है तो उनके मौलवियों का। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसी वीडियो में, बच्चाबाजी से लेकर रेप से लेकर मदरसों से जो खबरें आती हैं, वी कैन नॉट से दिस हियर ओपनली, बहुत ही गंदगी है वहाँ पे, और ये मौलवियों ने फैला रखी है। और इन मौलवियों की सबसे ख़ास बात क्या है?
ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों ने तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी। तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको, यानी बरेलवियों को, देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप उसका फ़ायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो, और देवबंदी मौलवियों को ये बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक ज़माने में, जबकि उनके पास नोबेल प्राइज़ विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए जनरल फैज़ जो हैं ISI चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरेबिया। देखो वाइंड एंड डाइंड, और ताहिर अशरफी साहब, और शाम का वक्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, तो ताहिर अशरफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ़ हैं, हमारे हाथ में तो पानी का गिलास है, आपके हाथ में जाम होगा पक्का, क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने के बहुत आपको शौक है। चीयर्स हम आपको यहीं से, इंडिया से चीयर्स कहते हैं आपको, उत्तर प्रदेश से। मौलाना साहब वहाँ पे चीयर्स कर रहे होंगे। ताहिर अशरफी में बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल टुल होकर आते हैं, एकदम बिल्कुल टाइट जिसको कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ जी।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल को और मुझे यूपी में क्या कहते हैं, भंड भंड होकर आते हैं एकदम। तो इनको लेकर गए, तो ये उन्होंने जो सुन्नीज हैं उनको अट्रैक्ट करा। जो शिया मौलवी हैं उनको ईरान लेकर जाता है ना, ईरान लेकर जाता है, ईरान फैसिलिटेट करता है, आप आइए मिलिए वहां पे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया। ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू, आप खा नहीं रहे, आपको यही काम करना है। इनका जो रिलीजियस टेंशंस हैं पाकिस्तान में, लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गलती करते हैं। दे हैव दिस थिंग, बिकॉज इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस्लाम के बारे में पढ़ें। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैनी पीपल इन इंडिया, not the thinkers and the intellectuals because they know the truth, but generally people in India think कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है और एक होमोजीनियस पीपल हैं, 96% मुस्लिम हैं। तो ठीक है, जो भी तशद्दुद होती है, जो भी टॉर्चर हो रहा है, वो 4% जो माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें हिंदू शामिल, उसमें सिख शामिल, उसमें ईसाई शामिल, उनके खिलाफ हो रहा है, राइट। लेकिन भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो असली खेल हो रहा है वो 4% के खिलाफ नहीं हो रहा, वो 96% हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, वो हो रहा है। और उसका फ़ायदा उठाने का बहुत हमें ज़रूरत है, और वो इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे कि उनके जो रिलीजियस डिवाइड हैं उसका हमें तोड़ निकालना पड़ेगा, कैसे अंदर घुसना है। और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, ये आराम से काम हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिसने हमें सबूत दिए हैं। पाकिस्तानियों ने साहब हमें हर साल सबूत दिए हैं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हमें मौका तो दीजिए साहब, हम इसकी गर्दन उतार दें। जब भी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट आए हैं या कोई भी पाकिस्तानी एम्बेसी में बड़ा फंक्शन हुआ है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनको ज़रूर बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एसेट बनाने की, वो एसेट बनाने की कोशिश करता है। अब आप देखिए, जब ईरान से रूहानी साहब आए थे, जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, जब रूहानी साहब हैदराबाद गए तो उन्होंने भी मस्जिद में जाके तकरीर करी। और गेस्ट किसको बुलाया? श्री श्री असदुद्दीन ओवैसी को। क्यों? क्योंकि वो शिया है, वो यहाँ पे एसेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे। तो हर एक मुल्क, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इमाम हैं दिल्ली के वो पाकिस्तान के एसेट हैं या फिर ओवैसी ईरान का एसेट है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और ईरान कोशिश करते हैं एसेट बनाने की। तो बलूचिस्तान ज़रूर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन हमें यह देखना है किस तरीके से हम पाकिस्तान में ये जो फ्रैक्चर्स हैं, और ख़ास तौर से जो रिलीजियस एथनिक फ्रैक्चर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका हम किस तरीके से फ़ायदा उठाएं। हमें भी फ़ायदा उठाना पड़ेगा, और ख़ास तौर से देवबंदी बरेलवी के बीच में, शिया सुन्नी के बीच में, वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी खाई है। आपको कुछ नहीं करना, वो खेत बना हुआ है, वो उपजाऊ खेत है, आपको उसमें बीज डालना है बस। वो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, कहते हैं ना इकबाल को कोट करके, वो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, वो अपने आप पकड़ लेगी। क्योंकि इन्होंने हमें एक मॉडल दिखा रखा है, पाकिस्तानियों ने, पूरी पाकिस्तानी कौम ने 72 साल से लगातार, हम लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन हर साल हमें मॉडल दिखाते हैं कि आप हमें बहाना तो दीजिए, हम दूसरे पाकिस्तानी का कैसे गला उतारते हैं। तो फ़ायदा उठाने वाली बात है, एंड वी शुड फोकस ऑन दैट ऑल्सो। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, क्लॉज मैगजीन है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, तो उसकी मैगजीन में मेरा एक आर्टिकल छपा था। मैंने इसी में ये फॉल्ट लाइन्स इन पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, और जो दर्शक हैं वो जाके देख सकते हैं। मेरे ब्लॉग पे भी है ये, मैंने आर्टिकल लिखा, आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा। और आप ये आर्टिकल पढ़िएगा या क्लॉज की वेबसाइट पे जाके, तो विल फाइंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग देखें किस तरीके से पाकिस्तानी फॉल्ट लाइन्स का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान इज़ अ नेशन दैट इज़ अप फॉर सेल। उसके माथे पे सेल का ठप्पा लगा हुआ है, 90% डिस्काउंट। वो मुल्क बिकने के लिए तैयार है। काफिर काफिर, शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया, काफिर काफिर शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे, इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे?
तो साहब जब उनको पता लगा ज़रब-ए-अज़्ब हुई, जब लॉन्च हुआ ज़रब-ए-अज़्ब, तो उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा सा हमारे फॉल्ट लाइन में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा डाउन प्ले कर दिया। अब सऊदी अरब ने जब हाथ पीछे खींच लिया तो नारेबाजी सब हो गई बंद। सऊदी अरब दोबारा पैसा देगा, फिर से काफिर का फिर शिया काफिर। कहाँ जा रहे हैं शिया, कहाँ भग के जाएंगे? तो सिर्फ सुन्नी शिया की बात नहीं है, बरेलवी और देवबंदी, इनके बीच में जो दरार है, प्रेजेंट है, उस दरार को और चौड़ा करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। अब देखिए, इसमें हमें रास्ता कहाँ से दिख रहा है? पॉलिटिकल इस्लाम जो है ना, इट इज़ सुप्रीमेसिस्ट इन नेचर। एक नेचर है पॉलिटिकल इस्लाम का, सुप्रीमेसिस्ट इन नेचर। ये जितनी भी एब्राहमिक फेथ्स हैं सब में होता है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम को थोड़ा सा फ़र्क बता रहा हूँ। इसमें मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट करा गया है, जिस तरीके से उसका अनुवाद करा गया है लोगों के लिए, तो जैसे ये अहमदी हैं, वो ख़त्म नबूवत की बात वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा भी था कोई जो मोहम्मद साहब के बाद आया था, राइट? दैट इज़ व्हाट दीज पीपल से, राइट? तो अब आमिर लियाकत ARY पे बैठ के आमिर लियाकत की आप तकरीरें सुनिए यूट्यूब पे। वो जहर हिंदुओं के खिलाफ तो खैर घोलते, वो तो पूरा पाकिस्तान घोलता है हिंदुओं के खिलाफ, नॉट दैट वी केयर अबाउट इट। बट कितने अहमदियों का कत्ल हुआ है, कितने अहमदियों का, कोई इसके बारे में इन्वेस्टिगेट तो करे। कितने अहमदियों का कत्ल हुआ है क्योंकि आमिर लियाकत ने टीवी पे जाके उल्टी सीधी बयानबाजी करी है कि ये काफिर है, इसको मार दो, वाजिबुल कत्ल है। तो कोई आमिर लियाकत के तो बोले कि ये भी वाजिबुल कत्ल है। ये गेम क्यों नहीं हो रहा भाई? आप ये देखिए कि अहमदी वाजिबुल कत्ल हैं, डन। आप कह रहे हैं ना वाजिबुल कत्ल है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन भैया तुम भी तो किसी के लिए वाजिबुल कत्ल हो। वो कौन है जिसके लिए बरेलवी वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तान में? उसके हाथ मजबूत करो। वो कौन है जिसके लिए देवबंदी वाजिबुल कत्ल है? उसके हाथ मजबूत। क्योंकि ये आपस में, मैं फसाद करवाने वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लोग खुद एक दूसरे का गला काट रहे हैं, उनको रास्ता तो दिखाओ कि गर्दन है कहाँ। ये हाथ पैर में छुरियां मारते रहते हैं, उनको जरा ऊपर बोलो कि साहब ये है डायरेक्शन, यहाँ पे ये करो, तब जाके लोग लाइन में आएंगे। और यही सच्चाई है पाकिस्तान की। ये फिर मैं कह रहा हूं, किसी यहूदी ने, किसी हिंदू ने, किसी RSS वाले ने नहीं करा। 1400 साल से यही इतिहास चला जा रहा है कि एक दूसरे को काट रहे हैं। और बाकी सब लोग समझ गए, दुनिया भर के मुसलमान ज्यादातर, आप देखिए, ज़्यादा एक्सेप्ट फॉर प्लेसेस लाइक सीरिया वीरिया जहाँ पे आईसिस वगैरह है, तो ये सब वहाँ पे ड्रामा चल रहा है। बाकी आलम इस्लाम काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है, पाकिस्तान नहीं। बिकॉज पाकिस्तान में एवरीबडी हैज़ दिस डीप आइडेंटिटी क्राइसिस में पैदा हुआ है ना वो मुल्क। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो साहब ये देवबंदी ये है, बरेलवी ये है, इसका ये, तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिंपल सिचुएशन। अब देखिए साहब, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं वो पीर हैं वहाँ पे। इनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, मोटर माउथ कुरैशी एज इज फॉन्डली नोन एज मोटर माउथ कुरैशी, खुद पीर है। जो गिलानी साहब हैं इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो पीर हैं। राजा परवेज अशरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो पीर हैं। ये सब पीर हैं। अब आप देखिए, दीज आर होली मैन। जो पाकिस्तानी बड़ा लिखते हैं ना, कि बड़ा लिखते हैं कि यार तुम्हारा जो यूपी का जो योगी आदित्यनाथ है वो तो साधु है, तुमने साधु को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अरे तुमने तो पीरों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वो फॉरेन मिनिस्टर होके लोगों से पैसा ले रहा है, झाड़ फूक कर रहा है। मैंने वीडियो भी इसका ट्वीट करा था। शाह महमूद कुरैशी 10-20 रुपए ले रहा है उसका अटेंडेंट, वहां पे लोगों से लाइन लगा के लोग खड़े हैं, उसका हाथ चूम रहे हैं, उसका पैर चूम रहे हैं, वो पैसे ले रहा है। ये तो हाल है पाकिस्तान के। किसी पीर की मज़ार पे जाना, चादर चढ़ाना, बोसा देना, वहां पे सजदा करना, ये इस्लाम के नज़दीक हराम है। ये इसलिए हज़रत मोहम्मद साहब की भी कब्र सऊदी अरेबिया वालों ने तोड़ दी थी। उसके ऊपर पता नहीं सड़क बना दिया, पार्किंग लॉट, कुछ कुछ बना दिया उन्होंने, बट दे डिस्ट्रॉयड हिज ग्रेव ऑल्सो। जस्ट इमेजिन, जो हज़रत मोहम्मद साहब, द ग्रेटेस्ट नेम इन इस्लाम, हु ब्रॉट इस्लाम टू द वर्ल्ड, उनकी कब्र उन्होंने तोड़ दी। एक एक्सट्रीम लेवल पे सऊदी अरब है, दूसरा पाकिस्तान है, जहां पे ये जाके यहाँ पे बोसा देते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी मौलवी हजरात हैं पाकिस्तान के, जो आपके मज़ारें हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी मज़ारें, यहाँ पे जो हो रहा है, क्या इस्लामी है, गैर इस्लामी है? क्योंकि देवबंदी और बरेलवियों के नज़दीक तो ये भी वाजिबुल कत्ल। बेसिकली इन पाकिस्तान,
पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए कोई ना कोई आपस में वाजिबुल कत्ल है इनका। सबको मार डालो, उनकी फिलॉसफी है ये, और कर ही रहे हैं। सबको निपटा दो, लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा, बस वही पाकिस्तान में अकेला एक दीवाना जुनूनी की तरह फिरेगा, बाकी सब, बिकॉज दैट इज द मॉडल दैट दे हैव क्रिएटेड। मैं इंडियन से यही बोलूंगा, हिंदुस्तानी से बोलूंगा, ये मॉडल स्टडी करिए इनकी रिलीजियस डिवाइड का, खास तौर से देवबंदी और बरेलवियों का। आप रिलीजियस डिवाइड स्टडी करिए, तब आपको पता लगेगा कि कमर जावेद बाजवा, उसके ऊपर किसी कोर कमांडर्स ने मिलकर, क्योंकि भाई वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत गंदी चलती है फौज में, किसी ने इनके ऊपर उंगली उठा दी, तोहमत लगा दी कि साहब ये तो अहमदी हैं, यानी कि कादियानी है, वाजिबुल कत्ल। ये कैसे बन गए आर्मी चीफ? तो बन तो गए। अब इन्होंने क्या करा कि देवबंदी और बरेलवी मौलवियों को घर पे बुलाना शुरू कर दिया कुरान खानी के लिए। तो हर तीसरे चौथे महीने बुलाते रहते हैं मौलवियों को, ट्राइंग टू अपीयर रिलीजियस। तो ये आपका एक बुलेट प्रूफ वेस्ट है पाकिस्तान में। वरना आप कोई भी हों, अगर उनके एक नैरो विजन ऑफ इस्लाम के अगर आप परे हो गए तो फिर आप वाजिबुल कत्ल हैं। अब मौलाना तारिक जमील जो हैं, ये इनके घर के मसले मसाइल दूर करते हैं भाई, आपके पाकिस्तानी आर्मी चीफ के घर में घुसे रहते हैं। तो ये होल्ड है मौलवियों का पाकिस्तान के अंदर, और ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको ज़रूरी है आप स्टडी करें। और जब आप इनके होल्ड को स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके दुश्मन मुल्क में दरारें कहाँ हैं, और तब आप उन दरारों का फ़ायदा उठाएंगे।